नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और ये डे 9 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। इससे पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, 8 वीडियो रिलीज किए जा चुके हैं, तो उसे पहले अवश्य ही देखिएगा। एक क्रम से इतिहास या कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से और एक सीक्वेंस में देखी जाए तो ज़्यादा समझ में आती है, उसे समझना और याद करना आसान हो जाता है। मॉड्यूल में जो काम की बातें हैं, जितना कि आपके परीक्षा के उद्देश्य से उपयोगी है, उतना ही दिया हुआ है। और पीछे हमने मौर्योत्तर काल तक कवर किया था। हमने देखा कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में गिरावट आने लगती है, क्योंकि अशोक का बाद वाला जीवन एक बौद्ध अनुयायी का के तौर पे दिखाई देता है और धर्म प्रचार करने के चक्कर में जो राज्य है वो कमज़ोर पड़ जाता है। बाद के उत्तराधिकारी धर्म प्रचारक ज़्यादा होते हैं, राजा कम होते हैं, तो साम्राज्य कमज़ोर होता है। बाद में शुंगों का कब्जा हो जाता है, शुंगों के बाद कण्वों का कब्जा हो जाता है। तो कुल मिलाकर अखंड भारत की जो स्थापना आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, वो धीरे धीरे करके विखंडित होने लगता है। और जो सीमाएं हमारी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, वो सिकुड़ते सिकुड़ते पाटलिपुत्र के आसपास ही तक रह जाती हैं। बाकी बाहरी विदेशी या फिर जो अन्य सक्रिय रूलर्स थे वो हमला करके कब्जा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुप्तों के बारे में देखेंगे। इन्होंने कुछ हद तक कोशिश की उस पुराने गौरव को लौटाने की, लेकिन इसमें ये पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। और कारण एक चीज़ थी कि पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया था और यहाँ फिर से दोहराया जाता है, मौर्यों का जो प्रशासन था, विशेष रूप से चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक का, वो एकदम से सेंट्रलाइज था, स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज था। मतलब उसे कहीं कहीं मिलिट्री रूल भी कह दिया गया है, लेकिन उसी की आवश्यकता थी। बाहरी लोग ऐसी ताक लगा के बैठे हुए थे ना कि अंदर से हम लोग कमज़ोर पड़े और वो बाहर से लुटेरे। तो ऐसी हैसियत में आपको सेंट्रलाइज रखना पड़ेगा। राजा के हाथ में सारी शक्ति हुआ करती थी और राजा सब पे कड़ा नियंत्रण रखता था। और यही वजह थी कि सीमाएं मजबूत थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, आर्मी इतनी भयंकर थी कि कोई दूर से ही देख के थर्रा जाए। तो गुप्तों ने कुछ हद तक कोशिश की, लेकिन इनका जो पूरा साम्राज्य था उसमें सामंतों का सिस्टम था। ये जागीरें दिया करते थे, सामंतों के पास अपनी हैसियत होती थी, अपनी ज़मीन होती थी, तो उनके सहारे दरबार चलता था, उन्हीं के सहारे राज्य चलता था। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ये सामंतों के सरदार थे, असल में अपने भी ये सामंत की हैसियत के थे और बाद में अपने आप को प्रभावशाली बना लेते हैं, ताकत बढ़ा लेते हैं, तो ये राजा बन जाते हैं। तो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो श्रीगुप्त था और उसके बाद इसका बेटा रहता है घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद जो असली संस्थापक है वो पैदा होता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चंद्र इनका नाम था, गुप्त इनकी डायनेस्टी का नाम है, और प्रथम ये पहले नंबर के थे, क्योंकि इस डायनेस्टी में एक और चंद्रगुप्त हुए हैं जिन्हें कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। तो सबसे प्रतापी शासक के तौर पे इसमें कई का नाम आएगा, ऐसे आप एक को नहीं ठहरा सकते। फिलहाल वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी और अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। यहीं पर गुप्त डायनेस्टी समाप्त हो जाती है। अब यहाँ आप देखें, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी, और जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय आता है, यानी महाराज विक्रमादित्य, तो उनके समय में 2 राजधानियाँ होती हैं और वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक रहते हैं। वैसे तो बहुत से प्रतापी शासक इसमें, जैसे कि समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, ये लोग जरा भी कम नहीं, लेकिन अगर चारों तरफ से देखा जाए, ऑलराउंडर कहा जाए, तो उस मामले में ये बेजोड़ थे। कुछ लोग इन्हें ईश्वर का अवतार भी मानते थे, इनका न्याय बेजोड़ होता था। तो इनके समय में 2 राजधानियाँ थी, एक तो पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी, यानी मध्य प्रदेश वाला हिस्सा। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम से हम शुरू करेंगे। पीछे के 2 शासकों के बारे में सिर्फ नाम तक ही जानना आवश्यक है, उससे ज़्यादा डिटेल में फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त रूलर था जिसने कि महाराजाधिराज की उपाधि, जो कि उस समय सबसे प्रतिष्ठित सम्राट की उपाधि होती थी, राजाओं का राजा। ठीक है, महाराज का मतलब वहाँ पे नॉर्मल सामंत से हो जाता था, और महाराजाधिराज यानी सामंतों का महाराज, यानी सबका महाराज, तो एक प्रभावशाली राजा। तो महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी और गुप्तों की राजधानी इसने पाटलिपुत्र को बनाया, जो कि पहले से ही चल रही थी। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि सामंतों की स्थिति से ऊपर उठाकर इसने गुप्त शासकों को, या फिर आप कह लीजिए कि गुप्तों को एक शासक की हैसियत दी या शासक का दर्जा दिया। हेमचंद्र राय चौधरी, ये इतिहासकार हैं, इनका ऐसा कहना था कि चंद्रगुप्त प्रथम ये द्वितीय मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। तो जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि पहले मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कौन सी डायनेस्टी में हुई थी और कौन से शासक ने की थी। आप जानते ही हैं कि बृहद्रथ डायनेस्टी से हमें इतिहास मिलता है, और बृहद्रथ डायनेस्टी में आप देखते हैं कि राजा बृहद्रथ, उनका पुत्र जरासंध, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो साम्राज्य है वो फैलने लगता है। जरासंध के समय में बहुत ज़्यादा फैल जाता है।
बाद में हर्यक डायनेस्टी शुरू होती है, हर्यक के बाद आप कालाशोक और तमाम जो मतलब शिशुनाग डायनेस्टी और इस तरह के, फिर नंदों का शासन आता है, महापद्मनंद जैसा प्रतापी राजा होता है, घनानंद जैसा लालची लेकिन प्रतापी राजा होता है, वो भी लालची रहता है लेकिन उसके पास ताकत रहती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अखंड भारत शुरू होता है। तो मगध जो है वो उथल पुथल के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। तो पाटलिपुत्र राजधानी है। अब यहाँ आप देखें कि विस्तार कितना था। तो विस्तार जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपने मौर्य डायनेस्टी का विस्तार देखा है, कितना ज़्यादा विस्तार था। मतलब अफगानिस्तान से लेकर या अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूरा फैला हुआ साम्राज्य था, मतलब पूरे भारत को लगभग कवर करता था। और जहाँ पर इनका पूरा आधिपत्य नहीं था वहाँ से प्रभाव इनका दिखाई देता था, मतलब अंडर में थे सभी। तो इस तरह की सीमाएं इनकी थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुप्तों की सीमाएं जो है वो सिर्फ पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक ही थी। तो कितना ज़्यादा सिकुड़ गया, जिसमें कि साकेत भी आता था। चलिए संतोष की बात है। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 20 ईस्वी ये जो समय है इसमें गुप्त संवत को शुरू किया। बाद में इसको मान्यता देते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल करते हैं अपने मथुरा अभिलेख में। और चंद्रगुप्त प्रथम का अगर वैवाहिक संबंध देखा जाए तो पहले के समय में विवाह ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए होते थे, मतलब एक तरह का ये सौदा होते थे। उसमें प्रेम का उतना महत्व नहीं होता था। ठीक है कि प्रेम हुआ और विवाह या पत्नी से प्रेम है उन्हें, वो सही बात है, पत्नी को महत्व देना, लेकिन असली बात ये होती थी कि जहाँ से सामरिक संबंध मजबूत हों उसको ये ध्यान देते थे और वहाँ पर अपना संबंध जोड़ते थे। आप पीछे भी देख चुके हैं कि हेलेना के साथ चंद्रगुप्त का विवाह होता है। तो यहाँ वैवाहिक गठबंधन जो है, इससे फायदा क्या हुआ? चंद्रगुप्त, माफ कीजिए, ये चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। तो कुमार देवी नाम की ये लड़की है, मतलब राजकुमारी है ये नेपाल की, लिच्छवी वंश की। तो इनके साथ विवाह करके चंद्रगुप्त को बहुत सारी ताकत मिलती है और इस प्रकार से सम्राट और रानी लिच्छवी राष्ट्र के संयुक्त नामों के सिक्के गढ़वाए गए। मतलब इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई, साम्राज्य का विस्तार हो गया, ताकत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ से भी सपोर्ट प्राप्त हो गया और ये वैवाहिक गठबंधन स्वीकार किया गया। और वास्तव में समुद्रगुप्त का उल्लेख जो है वो प्रसिद्ध जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, मतलब आप कहिए कि प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें लिच्छवी दौहित्र, दुहिता मतलब होता है पुत्री और दौहित्र मतलब जो पुत्री से उपजा हो। तो लिच्छवियों की बेटी से उत्पन्न जो बेटा है यानी पौत्र, उसके तौर पे समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त से पीछे के जो उसके पूर्वज हैं, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है, तो ये लिच्छवियों से जुड़े हुए थे। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, जिसे कि परक्रमांक की उपाधि प्राप्त थी। पराक्रम से ये शब्द जुड़ा हुआ है, पराक्रम का शिखर बिंदु इसका तात्पर्य होता है। 335 से लेकर 375 समय जरूर याद रखिएगा, ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं इनमें फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। तो इनका जो समय है वो 335 से शुरू होता है और 375 तक चलता है। और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और इस वंश का अगला शासक था। यहाँ आप देख रहे हैं इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन। यहाँ पर पिता और पुत्र में कोई भिड़ंत नहीं है और न राज्य हासिल करने की आपाधापी है। यहाँ इसकी योग्यता ऐसी रहती है और वीरता और कौशल ऐसा रहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम इसके ऊपर पहले से ही मुग्ध रहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो लायक है। तो संस्कारी संतान और योग्य संतान, तो इसे भरे दरबार में नवाजते हैं इसे उपाधि से कि तुम राजा बनोगे, तुम घोषित राजा हो। ठीक वैसे ही जैसे महाराज शांतनु ने देवव्रत को राजा घोषित किया था, मतलब भावी राजा वही बनेंगे, वो तो बाद में अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। तो ये आपने देखा। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने इसी के साथ संन्यास ले लिया, मतलब स्वेच्छा से संन्यास ले लिया। आप सोच लीजिए कि यहाँ पर राज्य का कोई मोह नहीं था। और विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। 100 घाव थे, 100 घाव थे उसके शरीर पर और ये 100 घाव इस बात के प्रतीक थे कि इनको झेल कर भी वो जीता है और जिंदा रहा है। तो 100 युद्धों को उसने लड़ा था ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, 100 युद्ध लड़ा हो और सब में जीता हो, ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लड़ाइयों में ये विजयी हुआ था। कई चीज़ें प्रशस्ति में जब लिखा जाता है ना तो प्रशंसा होती है, प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं होता है। तो प्रशंसा थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर भी की जाती है, लेकिन तब भी अगर 100 नहीं भी रहा होगा तो कुछ मैक्सिमम लड़ाइयों को इन्होंने जीता होगा, तभी प्रतापी थे। तो इस प्रकार से आप देखें, ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, कई लाख गायों का दाता गुप्त शासकों की एक विशेषता थी। ये सिर्फ मारकाट ही नहीं करते थे, मतलब योद्धा ही नहीं थे, इनके अंदर विद्वता और दया के गुण थे। तो कई लाख गायों का दाता, और इलाहाबाद की जो उसकी स्तुति है, मतलब प्रशस्ति है, उसमें कहा गया है कि बहुत सारी उदारता की वजह से इसे लक्ष्मी और सरस्वती का दोनों का मित्र कहा जाता है या दोनों का उपासक कहा जाता है। मतलब लक्ष्मी और सरस्वती के बीच में जो विरोधाभास है उसको समुद्रगुप्त ने मिटा दिया। ऐसा माना जाता है, इसके पीछे विरोधाभास क्या है, ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है, लक्ष्मी उसके पास टिकती नहीं है। और अगर लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा है, मतलब वास्तविक कृपा है, तो सरस्वती का वास धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। ये एक मान्यता है, आप इस पर यकीन करिए नहीं करिए वो अलग बात है। ठीक, तो यहाँ उसने क्या किया, दोनों को ही धारण किया। उसके पास बौद्धिक कौशल भी था और संपदा भी थी। तो ये बेजोड़ चीज़ है, बहुत बिरले लोगों के पास अभी भी होती है दोनों संपदाएं, मतलब धन भी है उनके पास भरपूर मात्रा में और बुद्धि भी है।
अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण स्थापित किया। एक नियंत्रण ऐसा होता है ना कि राजा का उस पर एकदम से प्रॉपर कब्जा है, और एक नियंत्रण ऐसा होता है कि दूर दराज वाले भी राजा का अदब मानते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं, भले ही उसके द्वारा जीते न गए, लेकिन दबंगई दिखाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया जाता है। मतलब जब राजा वहां से गुजरे तो वो लोग सिर झुका लें। तो ऐसी स्थिति समुद्रगुप्त की थी, सब उसका अदब मानते थे। अब यहाँ आप देखिए, मतलब विस्तार देखिए जरा, भारतीय उपमहाद्वीप छोटा नहीं है, इतनी बड़ी भूमि पर उसने अपने साम्राज्य को फैलाया था। और उसके साथ साथ देखिए, ये तो नीचे वाले एरिया की बात की, अभी नेपाल के राज्यों और उत्तर में पंजाब से दक्षिण पूर्व में कांचीपुरम के पल्लव राज्य तक इसका साम्राज्य फैला था। जो हमने देखा ना कि पीछे इसका विस्तार जो है वो सिर्फ पाटलिपुत्र से लेकर प्रयाग तक फैला था, तो अभी विस्तृत हो गया है। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने कि तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया, और रामगुप्त में बहुत ज्यादा योग्यता नहीं थी, मतलब हम उसे अयोग्य नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जो इसके पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती हैं उनकी तुलना में ये निकम्मा था। और रामगुप्त के कुछ तांबे के सिक्के ये एरण और भिलसा का मतलब विदिशा से तात्पर्य है, वहां से मिलते हैं। और ये जो विदिशा से प्राप्त सिक्के हैं, इन पर रामगुप्त के साथ गरुड़ का अंकन है, मतलब इस समय में हो सकता है कि स्टेट एम्बेलम जो है वो गरुड़ रहा। मौर्यों के समय में क्या था, मोर था, इनके समय में ये वाला जो रामगुप्त का समय है, इस समय गरुड़। अच्छा, आप देखिए आगे, समुद्रगुप्त का समकालीन, समुद्रगुप्त की चर्चा हमें विस्तार से करनी पड़ेगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण शासक है। तो इनका समकालीन श्रीलंका का नरेश था जिसका नाम था मेघवर्ण, और समुद्रगुप्त की आज्ञा से, यहाँ ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया। मतलब बौद्धों के प्रति भी इनका समर्पण था, मतलब ऐसा नहीं था कि ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे, लेकिन सम्मान करते थे। तो यहाँ समुद्रगुप्त ने ऑर्डर दिया और वहाँ काम हो गया। आप समझ सकते हैं आपकी कितना बड़ा दबदबा रहा होगा। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण वर्णित है, या आप कह लीजिए कि वीणा जो है वो अंकित है। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का शासक जो था वो विष्णुगुप्त था, माफ कीजिए विष्णुगोप था। यहाँ पर ये गोप शब्द ध्यान दीजिएगा, विष्णुगुप्त तो अंतिम शासक था ना गुप्त डायनेस्टी का। अच्छा, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, वीणा का चित्रण किया गया। इसके पीछे रहस्य क्या हो सकता है? इसे संगीत में भी रुचि थी, ये संगीत में भी और वाद्य यंत्रों में रुचि रखता था। वीणा का ये खुद जानकार था, उसे बजाना जानता था। अच्छा, यहाँ नीचे दे भी दिया है कि समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, ऐसा वैसा नहीं था, वीणा वादन का शौकीन था। जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रदेश का गोप्ता, गोप्ता का मतलब होता है सैन्य राज्यपाल, ये मिलिट्री गवर्नर होते थे, ठीक है, तो सैन्य गोप्ता नियुक्त किया था। और गुप्त काल में पौराणिक धर्म का, यानी पुराणों पर आधारित जो धर्म था उसका सर्वाधिक विकास होता है। ये देखिए, वैदिक धर्म जो है वो पौराणिक धर्म से थोड़ा भिन्न है। जो आज के समय में हम हिंदू धर्म की शक्ल देखते हैं ना, वो पुराणों पर ज़्यादा आधारित है और वेदों पर कम। और यही वजह है कि उसमें दिक्कतें भी हैं, मतलब विरोधाभास पैदा होते हैं, क्योंकि पुराणों में कई बातें और वेदों में कई बातें, उसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद हो जाता है। खैर, वो धर्म का प्रश्न है, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, पौराणिक धर्म ज़्यादा प्रचलित होता है और गुप्त शासक चूंकि प्रभावशाली थे, बाद वाले और ज़्यादा प्रभावशाली थे, तो जो पुराणों में लिखा गया था उसी पर लोग ज़्यादा अवतारवाद और भगवान विष्णु के दशावतार और इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी काफ़ी प्रबल थी। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अच्छा, हरिशेन नाम के जो दरबारी कवि थे, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और प्रयाग प्रशस्ति का संकलन करने वाले यही व्यक्ति थे। तो दरबारी कवि कैसे होते हैं? वो चाटुकार होते हैं, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं। हालांकि समुद्रगुप्त का जो शौर्य था उसको चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद योग्य था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रशस्तियाँ जो होती हैं बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वो पीछे भी आपको बताया, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारत में गंगा घाटी के क्षेत्र में 8 राजाओं पर विजय उसने हासिल की थी, और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दे ही दी गई, वो पीछे से हमने देखा। धर्म प्रचार बंधु भी इसे कहा गया है, जो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के जो अभिलेख है उसमें सबसे प्रसिद्ध है एरण वाला। तो एरण को जानिए, ये अभिलेख, एरण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इस लेख को कनिंघम ने, यहाँ आप देख रहे हैं ना, बाद में इतिहासकार जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उनका नाम आता है, तो कनिंघम ने क्या कहा है? वीना नदी के तट पे इसे खोजा था, कहा इसके बारे में कुछ नहीं है, इसे खोजा था। ये एरण में खोजा गया था और इसीलिए इसको एरण अभिलेख कहा जाता है। इसे एरिकिन प्रदेश कहा जाता था। एरण का पुराना नाम क्या है? एरिकिन प्रदेश है, और बाद में इसे एरण कहा गया। और ये समुद्रगुप्त का भोगनगर था। अब भोगनगर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब उसका एक तरह का ये मौज मस्ती का स्थान था। जैसे आप कहीं पे चले जाते हैं बाहर, कोई पिकनिक स्पॉट होता है या फिर कोई हिल स्टेशन होता है, तो उस टाइप का इसने से डेवलप किया था। यहाँ पर वो अपना समय बिताने के लिए, जैसे राजकाज से थक गया राजा जो है, वो दिन रात अपनी रणनीति और राजनीति में व्यस्त रहता है, तो दिमाग उसका भी आदमी का ही है। तो जब उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती थी तो वह सपरिवार यहाँ चला जाता था। और इस अभिलेख में उसकी पृथ्वी रूपी कुलवधु मुदिता वृत्तिनी दत्त शुल्का, पत्नी का नाम था दत्त देवी, और अनेक पुत्र पौत्र बताए गए, यानी भरा पूरा खानदान था उसके साथ, और वो सबको लेकर जाता था। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति में यह भी कहा गया है कि समुद्रगुप्त से प्रसन्न होने पर कुबेर तथा नाराज समुद्रगुप्त जो है वो प्रसन्न जब होता था तो कुबेर का अवतार बन जाता था, यानी भर भर कर दान देता था।
कुबेर क्या है, खजांची हैं देवताओं के, तो इसके पास जो संपदा थी उसको ऐसे ही प्रसन्न होने पर लुटाता था, उदार था। लेकिन जब नाराज हो जाता था तो यमराज का अवतार बन जाता था, मतलब मारने में और दंड देने में भी हिचकिचाता नहीं था। तो ये तो राजा की विशेषता होती है, अच्छा राजा ऐसा ही होता है। निरंकुशता राजा की मूल प्रवृत्ति होती है, अगर वो निरंकुश नहीं है तो सही ढंग से शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी जो मनोवृत्ति होती है ना, उसको खुलकर ले आने पर लोग आदमी को निरंकुश समझते हैं। तो राजा के अंदर थोड़ी सी निरंकुशता जो है वो अच्छी होती है, तो वो निरंकुशता समुद्रगुप्त के अंदर थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे विक्रमादित्य को। देखिए 376 से लेकर 415 ईस्वी इनका समय है, और इन्हें सहसांक और साहसांक असल में शकारी, शकों का शत्रु। अब ये जो समय है दोस्तों बाद वाला, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त के समय से पीछे आप देख रहे हैं समुद्रगुप्त को, तो ये बाहरी आक्रमण इस समय और तेज हो जाते हैं, मतलब हूणों का हमला, शकों का हमला। तो यहाँ तो शकों के ही हमले की समस्या थी, शकों का शत्रु इसको कहा गया है। शक बाहर से इंतजार कर रहे थे कि भैया अंदर कमजोर पड़े ये लोग तो हम हमला बोलें और कब्जा कर लें, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाती। ये शकों को ऐसा खदेड़ते हैं कि वो मुड़कर देखने का साहस नहीं करते हैं। और वैसे ही स्कंदगुप्त का जो जमाना आता है ना, तो उसमें आप देखते हैं कि भीतरी इंस्क्रिप्शन जो उसका है उसमें दर्शाया गया है कि किस तेजी के साथ और कितनी निर्ममता के साथ उसने हूणों को खदेड़ा था। हूण जो है वो एंटर ही नहीं कर पाते हैं, इतनी बुरी तरह से भागते हैं। अब यहाँ आप देखिए देवराज, ये सब उपाधियां हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां हैं। तो इसमें आपने सहसांक शकारी देखा, उसके बाद आप देखें देवराज। सांची लेख में उसका प्रिय नाम देवराज है। देवगुप्त भी उसे कहा गया है। प्रवरसेन का जो चमक लेख है उसमें कहा गया है विक्रमादित्य की उपाधि। ये गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। विक्रमादित्य शाब्दिक किसका अर्थ आप समझिए। वैसे तो हम लोग देखते हैं आदित्य का मतलब होता है अदिति से उत्पन्न देव, और वैसे ही भगवान सूर्य का पर्यायवाची है। तो भगवान सूर्य कैसे हैं, प्रखर हैं, तेजस्वी हैं। और विक्रम मतलब पराक्रमी, तो पराक्रमी और तेजस्वी, तेजस्विता और पराक्रम जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो कि सदियों में कभी कभी पैदा होता है। तो वैसा व्यक्तित्व था विक्रमादित्य का, और इसमें कोई झूठ बात नहीं। अब शक विजय के बाद उसने ये उपाधि धारण की थी। शक उस समय बड़े ही खतरनाक हो गए थे, उनको दबाना आवश्यक था। तो ऐसे में ये शक विजय के बाद इस उपाधि को धारण करता है। अच्छा, परम भागवत की उपाधि ये चंद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा प्रिय उपाधि थी, और प्रिय नाम इसका देवराज था। तो दोनों को आप देखें, चंद्र नाम का जो उल्लेख है वो लौह स्तंभ में मिलता है, मेहरौली वाला जो लौह स्तंभ है, जंग नहीं लगता इस पर, इसकी विशेषता है। कालिदास और अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नवरत्नों का उल्लेख किया जाता है ना, तो उसमें नवरत्नों में ये शामिल थे। रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख विशाखा दत्त, देखिए विशाखा दत्त यहाँ भी है, विशाखा दत्त के द्वारा कृत देवी चंद्रगुप्तम और बाणभट्ट के द्वारा जो हर्ष चरित्र रचा गया है उसमें दिखाई देता है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है वहाँ भी दिखता है, और महाराजा भोज जो कि खुद एक प्रतापी शासक थे, उनका जो श्रृंगार प्रकाश नाम का ग्रंथ है उससे भी प्राप्त होता है। बाद में मिडिवल टाइम पीरियड में आप देखें कि मुजमल उल तवारीख, ये जो अबुल हसन अली का ग्रंथ है, मतलब उनकी रचना है, उसमें भी इसका जिक्र प्राप्त होता है। और इसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इनके जो बड़े भाई रहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, वो अपनी पत्नी को ही दे आते हैं शत्रुओं को, मतलब उनके सामने लड़ने का विकल्प नहीं रहता है, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, आसानी से पराजय हासिल कर लेते हैं, और बदले में जब संधि होती है तो एक अपमानजनक संधि के चलते अपनी पत्नी को ही सुपुर्द कर देते हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उन्हें मुक्त कराते हैं। मतलब ध्रुव देवी की जगह पे वो खुद घूंघट ओढ़कर शकों के महल में बैठ जाते हैं, और जब वो राजा आता है, दुश्मनों का राजा मतलब शकों का राजा, तो वो जब घूंघट उठाता है तो वहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बैठे रहते हैं, और वो फिर युद्ध होता है, और जो सैनिक छिपे हुए रहते हैं वो हमला बोल देते हैं, तो वहाँ विजय हासिल होती है। बाद में ध्रुव देवी के साथ ये विवाह भी कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखें। अच्छा, मान कुंवर जो है ये प्रयागराज वाला है, यहाँ से गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें कि मुंडित सिर है, उनका मुड़ा हुआ सिर। कालिदास के जो संस्कृत नाटक है उसमें स्त्री पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे, ऐसा दिखाया गया है। हालांकि कालिदास जो है वो संस्कृत के मूर्धन्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वाकाटक वंश को प्रभाव में लाने के लिए, देखिए वाकाटक भी उस समय एक्टिवेट हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे करके इनकी ताकत बढ़ रही थी। तो विक्रमादित्य को ऐसा लगा कि ये बाद में खतरा सिद्ध हो सकते हैं, तो मिला लेना बुद्धिमानी, झगड़ा नहीं करना है, मिलाना है। तो मिलाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश के साथ कर दिया। यहाँ वैवाहिक संबंध जोड़ दिया, तो अपने समधि का तो ये अपमान करेंगे नहीं। तो ऐसे में रुद्रसेन द्वितीय जो है उनके साथ प्रभावती गुप्त का विवाह हो जाता है, तो वाकाटक में वो चली जाती है। तो इस प्रकार से वाकाटकों और गुप्तों के बीच में वैवाहिक संबंध जुड़ जाते हैं। ग्वालियर के पास में जो बाग की गुफाएं हैं उसमें गुप्त काल की चित्रकला काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देती। प्राकृत प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, और उसके लेखक का नाम है वररुचि, अच्छा नाम है ना। तो वररुचि नाम के लेखक ने इसको लिखा है। अब इसमें गुप्त डायनेस्टी, आप कह लीजिए कि विशेष रूप से चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में जानकारी है। और रामगुप्त की ऐतिहासिकता का वर्णन ये गुणचंद्र के द्वारा एक नाटक रचा गया था, नाट्य दर्पण, उससे दिखाई देता है। तो ये सब ग्रंथ हैं जहाँ से अलग अलग गुप्त शासकों के बारे में हमें भरपूर जानकारियाँ मिलती हैं। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा
लगवाया गया था, मतलब उन्हीं के सौजन्य से बना था। और यह मथुरा में रंगेश्वर महादेव के समीप एक बगीचे से प्राप्त हुआ है। वहाँ पे बगीचे में से मिट्टी में पड़ा हुआ था, उसे खोदकर निकाला गया। उदयगिरी गुहालेख, इसमें चंद्रगुप्त को राजाधिराजर्षि कहा गया है। ठीक है, राजाधिराजर्षि यानी राजाओं का राजा है और एक ऋषि के समान जिंदगी बिता रहा है। मतलब उसको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, वो जो कुछ कर रहा है वो प्रजा के हित के लिए कर रहा है, इसका ये मतलब। और ये भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने दिग्विजय की थी, यानी चारों दिशाओं को अपने वश में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देव भी था, देवराजा आपने पीछे देखा ही। नरेंद्र चंद्र और नरेंद्र सिंह भी इसको कहा जाता है, मतलब नरों में उत्तम, नरों का चंद्र चमकदार, और नरों में सिंह मतलब साहसी से तात्पर्य है। अब देखिए चंद्रगुप्त जो है वो दत्त देवी की संतान थे, तो ये सब तो इनका बैकग्राउंड हो गया। अभी देखिए कुछ किंवदंतियां भी हैं। किंवदंतियों के हिसाब से समुद्रगुप्त के बाद पहले जो बड़ा बेटा है रामगुप्त, वो सिंहासन हासिल करता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। ये सिर्फ दंत कथा नहीं है, इसके पीछे आधार भी है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भरे दरबार में अपने बेटे को राज सौंपने की जो परंपरा है वो गुप्त शासकों में चल रही है, तो यहाँ मारकाट क्यों मची? मारकाट ऐसे नहीं मची होती। रामगुप्त को राजा घोषित किया गया तो उससे चंद्रगुप्त द्वितीय को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन होता यह है कि रामगुप्त के ही शासनकाल में शक राजा जो है वो हमला करता है। कहानी आपको पीछे सुनाई। रामगुप्त लड़ नहीं पाता, हार जाता है। ठीक है, और हारता है तो वो अपमानजनक संधि कर लेता है। मरना उचित नहीं समझता है, बल्कि अपनी जान बचाना उचित समझता है। और इसमें क्या होता है कि अपना जो समर्पण है वो तो करना ही था, प्लस अपनी जो पत्नी है जो कि महारानी थी, तो उन्हें शकों के खेमे में भेजना था भोग विलास के लिए। शक उनका इस्तेमाल करने वाले थे। तो अब इस कंडीशन में ये होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब घर की इज्जत जो है उसको ये शत्रु के खेमे में भेजने के लिए तैयार हो गया है। तो वो रामगुप्त को मार डालते हैं और ध्रुव देवी को वहाँ से छुड़ा कर ले आते हैं, और ध्रुव देवी से विवाह भी करते हैं, क्योंकि गुप्त वंश के सम्मान की रक्षा करनी थी। और ध्रुव देवी अब उन्हीं के वजह से विधवा हो जाती है, तो यहाँ उन्हें संरक्षण दिया जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपने भाई का वध करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये विवशता थी। अब यहाँ आप देखिए कि गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इन्हें जाना ही जाता है। वो बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं। साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कई प्रकार से किया जाता था, तो वो सारे तरीके इन्होंने आजमाए थे। मतलब युद्ध किया था जहाँ करना पड़ा, जहाँ पर आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य फैल सकता था वहाँ वो काम किया। जैसे कि नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिया, और उनसे एक बेटी हुई प्रभावती, तो प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक में कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं ना, आपस में तामझाम, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है वो जुड़ रहा है। tan थीटा और cot थीटा, sin थीटा और cos थीटा वाला, मतलब आपस में कनेक्शन जोड़ने के कई सारे तरीके थे। एक तो दबंगई करके मनवा लो तलवार के बल पे, दूसरा ये है कि शादी कर दो, तो शादी करने से भी आपस में संबंध जुड़ जाते थे। अब इसके बाद आप देखें आगे जो अगला पॉइंट है वो आपको क्या बता रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर भारत में जो मद्रगण था वहाँ से लेकर पश्चिमोत्तर भारत का जो मद्रगण था, रानी माद्री यहीं की थी, और वो महाराज पांडु की दूसरी बीवी थी, और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। ये पीछे का है, महाभारत काल का। अभी मद्रगढ़ जो था वहाँ से लेकर खरपणीगढ़ तक का पूरा विनाश कर डाला था, और वहाँ पर सबको अपने अधीन कर लिया था। विनाश का ही मतलब है। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को गणारी भी कहा जाता है, यानी गणों का अरी, गणों का दुश्मन। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के, जिन्हें कि दीनार कहा जाता था, सोने की मुद्राएं, रजत मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं जारी की। रजत का मतलब चांदी होता है, और रजत सिक्के यानी जो रौप्य मुद्रा थी, चांदी को रूपा भी कहा जाता है, तो उससे बना हुआ है रौप्य मुद्रा चलाने का पहला श्रेय इसने हासिल किया। मतलब यहाँ पर बात हो रही है चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत मुद्राएं भी चलाई गई थी, हालांकि स्वर्ण मुद्राएं भी थी, और 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का इसने प्रचलन किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने कि अश्वारूढ़ प्रकार के, पर्यंक प्रकार के, छत्रधारी प्रकार के अनेक सिक्के चलवाए थे। अब ये प्रकार क्या होता है, तो अश्वारूढ़ प्रकार मतलब उस पर वो चिन्ह अंकित होता था, और चिन्ह के हिसाब से सिक्के को पहचाना जाता था कि अच्छा इस पे अश्वारोही बना हुआ है, तो ये अश्वारूढ़ प्रकार का सिक्का है। और वो एक खास उद्देश्य से ही आपस में वस्तु विनिमय और जो धन विनिमय था उसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्गत अधिकांश जो तांबे की मुद्राएं हैं वो अयोध्या से पाई गई हैं, यानी वहां इसका ज्यादा प्रचलन था। 8 प्रकार के सोने के सिक्के पाए गए हैं। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, सिंह निहंता मतलब शेर को मारते हुए उसमें चित्रण था, तो उस प्रकार का सिक्का। अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार, छत्रधारी यानी छत्र धारण किए हुए अपना शहंशाह की तरह बैठे हुए वैसी मुद्रा, और पर्यंक प्रकार के सिक्के, पर्यंक स्थित राजा रानी, पर्यंक मतलब पलंग, ठीक है, पलंग को कहा जाता है, पलंग पर बैठे हुए राजा रानी, ध्वजधारी और चल विक्रम प्रकार के, माफ कीजिए चक्र विक्रम प्रकार के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर बनते हैं। मतलब 8 प्रकार के सोने के सिक्के होते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही मध्य एशिया का जो जमीनी रास्ता था, तो जमीनी रास्ते के सहारे वो चलकर भारत तक पहुंचा था, और 399 ईस्वी में वो भारत पहुंचता है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनके अभिलेख कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे जो पहला है, और इसका जिक्र हमने पीछे भी सुना, मथुरा स्तंभ लेख है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का काफ़ी अच्छा खासा ब्यौरा दिखाई देता है, प्लस इसमें गुप्त संवत की चर्चा की गई है, और साथ में ये पहला अभिलेख है, विशेषता यही है।
उदयगिरी गुहा लेख, ये गुफाओं के अंदर जो गुफा की दीवारें होती हैं उस पर लिखा गया है। उदयगिरी इसका क्षेत्र है, उदयगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर के कनिंघम जो है उनके द्वारा इसे खोजा गया था। सांची लेख, ये आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था और उनका नाम था आम्रकारधव, ठीक है, और ये बौद्ध मत को स्वीकार किए हुए थे और सुकली क्षेत्र के निवासी उनदान का ये बेटा था। तो इनकी बपौती जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ ये जानिए कि आपस में धार्मिक सद्भाव भी था। ये हिंदू मतावलंबी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब वैष्णव थे मूल रूप से। तो ऐसे में ये बौद्धों को भी अपना संरक्षण देते थे। अब देखिए, मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है इसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले प्रकाशित किया था और दिल्ली के मेहरौली में ये कुतुब मीनार के पास बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद गढ़वा लेख को देखिए, और इसीलिए इतने कयास लगाए जाते हैं ना कि फिर कुतुब मीनार जो है वो किसी हिंदू स्थापत्य से जुड़ा हुआ है, इस तरह के होते हैं। तो ये सब तो अपनी अपनी धारणाएं हैं और इस पर इतिहास रिसर्च करेगा तो ही कुछ मालूम हो सकता है। फिलहाल जो इतिहास में लिखा हुआ है, जो हम किताबों में देखते हैं, एनसीईआरटीज में देखते हैं, वही हमारे काम का है क्योंकि आयोग वही मानेगा। तो फिलहाल यहाँ कुतुब मीनार के पास ये मेहरौली का है और इसकी विशेषता क्या है कि ये जो लौह स्तंभ लेख है, लोहे में जंग लगता है, नमी मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी तो वहाँ पे अभिक्रिया शुरू होगी, आयरन ऑक्साइड बनेगा, जंग लगेगा, लोहा खराब होगा। लेकिन इसमें इतना पुराना ये स्तंभ है, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने का है और इसमें कोई भी जंग जैसा नहीं लगा है। गढ़वा लेख को आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे निर्गत किया था और इसमें चंद्रगुप्त का नाम तो नहीं दिया है, चंद्रगुप्त का नाम नहीं दिया है, लेकिन कुछ उपाधियां दी हैं जैसे कि परम भागवत और महाराजा धीराज, जो कि उस समय में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही यूज की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम भारतीय कला और संस्कृति को देखेंगे सामान्य जागरूकता के क्रम में। भारतीय संगीत का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण में दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक तो दक्षिणी संगीत है, एक उत्तरी संगीत है। अब जो उत्तरी शाखा इसकी बटी हुई है उसको हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है और जो दक्षिणी शाखा है दक्कन प्लेटू का पूरे हिस्से में फैली हुई है वो कर्नाटक शैली है, कर्नाटक संगीत भी आप उसे कह सकते हैं। अब हम जानते हैं कि संगीत यानी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रों में वर्णित है, वो सामवेद से निकला हुआ है। सामवेद पूरी तरह से म्यूजिकल टेक्स्ट है, ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें निकली हैं, जो सब 7 सरगम वाले सुर होते हैं वो सब, और जितनी भी संगीत की बेसिक चीज़ें होती हैं वो वहीं से निकली हुई हैं। और उसकी 2 विंग कैसे बन गई तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तानी शैली जो है ना, ये हिंदुस्तान, पहली चीज़ तो ये नाम ही हमारा व्यक्तिगत नहीं है, बाहर से विदेशियों ने दिया है, चाहे वो इंडिया नाम हो चाहे हिंदुस्तान नाम। हम तो भारत थे, आर्यावर्त थे या जम्बू द्वीप के तौर पे पहचाने जाते थे, ये सब विदेशियों के द्वारा थोपे गए नाम है जो कि आज भी हमारे साथ चिपके हुए हैं। फिलहाल तो हिंदुस्तानी शैली जो है ये इसमें होता ये है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत और उत्तरी हिस्सों में प्रचलित होता है, जब बाहरी हमले होते हैं तो उनसे ये बहुत ज़्यादा आक्रांत होता है और बाहरी जो संगीतकार हैं उनकी शैलियाँ इसमें घुसने लगती हैं। तो मध्यकाल तक आते आते ये पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है और जो संक्रमित स्वरूप है वही हिंदुस्तानी शैली। ये मूल शास्त्रीय संगीत रह ही नहीं गया, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गए, तमाम घराने डेवलप हो गए हैं और उन घरानों की अपनी अपनी वो है। और कर्नाटक शैली को अगर हम देखें तो इसकी तारीफ करनी होगी, और तारीफ से ज़्यादा ये बात है कि सामरिक स्थिति का सामना इन्हें ज़्यादा नहीं करना पड़ा, मतलब दक्कन अछूता रहा लंबे समय तक, वहाँ उतने ज़्यादा हमले नहीं हुए जितना कि उत्तर भारत में पहले से ही शुरू हो गए थे, तो सभ्यता यहाँ आक्रांत कम हुई है। तो इसमें शास्त्रीय संगीत का पूरा लुक आपको दिखाई देता है। और इनफैक्ट सिर्फ संगीत ही नहीं, भाषा की भी अगर हम बात करें तो जो दक्षिण की भाषाएं हैं वो संस्कृत के ज़्यादा करीब हैं। जैसे कि आप तेलुगु को देख लीजिए, मीठी संस्कृत है वो, ठीक है, मतलब संस्कृत का ही एक सुंदर रूप है वो। तो इस तरह की शैलियाँ वहाँ विकसित हुई हैं और बनी रहीं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हमले वहाँ बहुत बाद में शुरू होते हैं, बहुत लंबे समय तक वो क्षेत्र जो है वो अनछुआ रहता है, तो लोग अपनी संस्कृति के साथ खुश रहते हैं और उत्तर भारत को झेलना ज़्यादा पड़ता है। फिलहाल कर्नाटक शैली, लोक संगीत भी है जो जनजीवन का है। इसके अलावा शास्त्रीय और लोक संगीत का जब आपस में समागम हो जाता है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो रविंद्र संगीत जिसे कि सुगम संगीत कहा जाता है और एक गण संगीत होता है जिसको कि हवेली म्यूजिक कहा जाता है, तो वो डेवलप होता है। आधुनिक संगीत तो तमाम है भाई, इसमें रॉक म्यूजिक है, लोग इसी पे कूदते हैं। इसके अलावा ब्लू संगीत है और पॉप संगीत है, मतलब म्यूजिक की बात हो रही है। ट्रांस म्यूजिक है, जैज म्यूजिक है और साइकेडेलिक म्यूजिक है। ये सब वेराइटी है और ये क्या है, ये मॉडर्न म्यूजिक की वेराइटी। अब शास्त्रीय संगीत को जरा और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इसकी 2 विधाएं हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में आपको बता दिया वो कैसे विकसित हुआ है। यहाँ ये बताया गया है कि उत्तरी भागों में इसका अभ्यास किया जाता है और इसमें गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। अब 10 मुख्य शैलियों में कौन कौन सा है, तो ध्रुपद है, धमार है, होरी है, ख्याल है, टप्पा है, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। कर्नाटक संगीत ये दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है और इसमें विधाएं हैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इसमें पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण और स्वर कल्पना जैसे जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं। ये कर्नाटक संगीत के प्रकार है। कर्नाटक संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। मृदंग एक शास्त्रीय वाद्य है और ये ढोलक से भिन्न होता है। ढोलक जैसा ही आपको दूर से देखने में लगेगा, लेकिन ढोलक की बनावट में आप देखते हैं कि दोनों तरफ जहाँ थाप देने की जगह होती है, चमड़ा लगा रहता है, तो वो स्थान चौड़ा होता है। मृदंग में बीच में ऐसे डिजाइन होती है, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और जो किनारे हैं वो बेहद छोटे होते हैं, मतलब इसका डायमीटर
जो जहाँ से थाप देनी होती है, डायमीटर बहुत कम होता है, पतला चमड़ा यहाँ लगाया जाता है, या पतला आजकल प्लास्टिक भी यूज़ होता है, तो वो लगाया जाता है और उसमें जब थाप दी जाती है तो बहुत सुरीली आवाज़ निकलती है। ढोलक में मोटी आवाज़ निकलेगी, आप पीटेंगे उसे, तो मृदंग को पीटेंगे तो बहुत ही सुरीली, मतलब जो मीठे स्वर वाली आवाज़ है वो निकलती है। और मृदंग के साथ जो मुक्त लय में मधुर तात्कालिक खंड गाया जाता है उसको तानम कहा जाता है। और ये खंड जो है ये मृदंग की आवश्यकता के बिना भी गाए जा सकते हैं। मतलब अगर तानम गा रहे हैं तो उसमें मृदंग आपको बजाना पड़ेगा, मृदंग बजेगा तो ही वो कंप्लीट होगा। और अगर आप रागम गा रहे हैं तो उसमें सिर्फ राग का महत्व है, या नाम से आप समझ सकते हैं रागम में बाजे की क्या जरूरत है, तो मुंह से अपना राग अलाप रहे हैं, गा रहे हैं। तो दोनों ही तरह की शैलियाँ विकसित हुई हैं। और पुरंदरदास ये 1484 से लेकर 1564 कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इन्होंने इसे स्थायित्व दिया। कर्नाटक संगीत के जो प्रारंभिक समर्थक हैं उसमें अन्नमाचार्य हैं, पुरंदरदास को आप देख ही चुके हैं। इनका समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, देख सकते हैं आप 1408 से लेकर 1503 ये अन्नमाचार्य का समय। पुरंदरदास का जो समय है वो 1484 से लेकर 1564 तक है। क्षेत्रैया जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1600 से लेकर 1680 ये इनका टाइम पीरियड है। और भद्राचल रामदासु ये 1620 से लेकर 1680 तक अपना जो संगीत का प्रचार प्रसार है उसे करते हैं। अब हमें बेसिक चीज़ जो जाननी है वो है अंतर। तो हिंदुस्तानी संगीत में और कर्नाटक संगीत में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहला अंतर तो यह है कि प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा, बाहरी प्रभाव। तो बाहरी प्रभाव हिंदुस्तानी शैली पे पड़ा है, आपको बता ही दिया है। उसमें कौन कौन से प्रभाव थे? तो जो मध्यकालीन प्रभाव हो सकते हैं उसमें अफगानों का प्रभाव था, अरबियों का प्रभाव था, फारसियों का प्रभाव था। ये फारसी तो पहले ही निगाह गड़ा कर बैठे हुए थे। तो इस तरह के प्रभाव, और ये पूरी तरह से हमारे संस्कृत जो हमारा शास्त्रीय संगीत था उसको आक्रांत कर देते हैं, मतलब संक्रमित कर देते हैं। लेकिन कर्नाटक संगीत पर किसी भी तरह का कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। रत्ती भर कहीं हो सकता है कमोबेश, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से शुद्ध है, शुद्ध शास्त्रीय संगीत, स्वदेशी है। स्वतंत्रता और प्रभाव जो इस पे दिखते हैं ना बाद वाले, वो सिर्फ स्थानीय लोगों के हैं। मतलब स्थानीय कोई संगीताचार्य हैं, मतलब संगीत से जुड़े हुए आचार्य हैं, तो उनका अपनी ओर से कुछ जोड़ा गया उसमें हो तो ठीक है, लेकिन बाकी ये सामवेद पर ही आधारित है। अच्छा, स्वतंत्रता की बात करें तो सुधारने की कोई गुंजाइश कर्नाटक संगीत में नहीं है। यहाँ आपने देखा ना, सुधारने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सुधार कुछ हद तक किए भी गए हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े पैमाने पर हम सुधार करें, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। जैसा है उसी अवस्था में रहेगा वो, उसको हम बदल नहीं सकते। और यही वजह है कि वो आज तक अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है, ये अच्छी बात है। और यहाँ देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में क्या है, जितने लोग आए उतने ढंग से इसमें परिवर्तन किए, मतलब जैसा था वैसा रही नहीं गया, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब उपशैलियाँ अगर देखी जाए तो जिसमें ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं उसी में उपशैलियाँ होंगी। तो हिंदुस्तानी संगीत में है, इसमें घराने हैं। और कर्नाटक संगीत में गायन की केवल एक ही विशेषता है और वही विशेष शैली है जिस पर कि ये चलता है। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, तो वाद्य यंत्र हिंदुस्तानी शैली में भर भर कर चाहिए होते हैं। नए नए लोग आते हैं, अपनी नई नई राग बनाते हैं, नया वाद्य यंत्र डेवलप कर लेते हैं, तो वो चलता है। लेकिन जो कर्नाटक संगीत है उसमें ज़्यादातर वोकल जो म्यूजिक होता है, मतलब स्वर जो होता है, राग जो होता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। और अगर वाद्य की आवश्यकता होती है तो मृदंग का सहारा लेते हैं, मतलब वो मृदंग इस्तेमाल करते हैं, उसको मृदंगम कहा जाता है। और तानम नाम का जो उसमें राग है वो गाया जाता है। इसके बाद आप देखिए, राग में 6 प्रमुख राग हैं, मतलब हिंदुस्तानी शैली की बात हो रही है, 6 प्रमुख राग इसमें। और कर्नाटक संगीत जो है इसमें 72 मेल करता राग है। मुख्य बल हिंदुस्तानी शैली में रागों पर दिया जाता है, और जो कर्नाटक संगीत है वो ताल आधारित है, वहाँ पर ताल पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो जो हिंदुस्तानी शैली है उसमें तबला, सारंगी, सितार और संतूर और तमाम बाजे हैं, बाजों की कोई गिनती नहीं है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। लेकिन ये जो वाद्य यंत्र है इसमें कर्नाटक संगीत में जो बाद में जुड़े हैं, मृदंग तो सबसे प्राच्य है, उसके बाद वीणा भी ये चलता है, रुद्र वीणा भी एक प्रकार है उसका, मैंडोलिन भी बाद में जुड़ा है। तो इस तरह के कुछ सीमित वाद्य हैं। भारत के भागों से अगर संबंध देखें तो जो कर्नाटक है दक्षिणी भारत में है और उत्तरी भारत में हिंदुस्तानी। इस प्रकार से बांसुरी और वायलिन ये दोनों के बीच में कॉमन है। बांसुरी का इस्तेमाल आप कर्नाटक संगीत में भी देखेंगे और जो हिंदुस्तानी शैली है उसमें भी देखेंगे। वायलिन जो है वो दोनों में कॉमन है, बांसुरी कॉमन है और वायलिन। इसके बाद आप देखें, वायलिन विदेशी है और बांसुरी जो है वो देशी। लोक संगीत को देख लेते हैं। ये तो हमने कर्नाटक और हिंदुस्तानी को देखा। तो लोक संगीत में बहुत सारे हैं, राज्य देख लीजिए आप, और राज्य में कहाँ पे प्रचलित है, कैसे है। बाउल, ये कटोरा नहीं है, ठीक है, बाउल का मतलब यहाँ पे कटोरा मत समझिएगा। ये संगीत का एक प्रकार है जो कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। और ये संगीत है कहाँ पे, तो बंगाली शब्द से पश्चिम बंगाल, उसके अलावा असम, त्रिपुरा, ये जो राज्य है ना 3 पूर्वोत्तर वाले, तो इनसे इसका संबंध है। रहस्यवाद का उपदेश देने के लिए एक लंबी विरासत में ये गाया जाता है, मतलब पीढ़ियों से गाया जाता रहा है। और इसमें उपदेश देने के लिए गायन का सहारा लिया जाता है, मतलब कोई संदेश देना है तो गा कर सुनाते हैं।
बनावन जो है ये जम्मू कश्मीर का है, और पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में है। और छत्तीसगढ़ की जो तीजन बाई हैं उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, उसके लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण इन्हें 2019 में मिला था। आल्हा मध्य प्रदेश का है, आल्हा उदल की वीरता। और पनिहारी जो है वो राजस्थान का है। राजस्थान चूँकि सूखा क्षेत्र है और पानी की बड़ी किल्लत होती है, मतलब कई किलोमीटर दूर तक का महिलाओं को सफ़र करना होता है पानी ले आने के लिए। तो एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, दूसरे घड़े के ऊपर तीसरा घड़ा रख के बेचारी पानी भरने जाती है। ये पुराना सिस्टम था, आजकल तो नहरें भी विकसित हुई हैं, लेकिन ये परंपरा अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ दिखाई देती। तो जब वो जाती थी तो लंबी दूरी उन्हें रेगिस्तान में तय करनी पड़ती थी, तो उसके थकावट को मिटाने के लिए गाना गाती थी, और उस गाने को कहा जाता था पनिहारी। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ओवी जो है वो 2 क्षेत्र दक्कन के हैं, इसमें महाराष्ट्र और गोवा है, यहाँ पर गाया जाता है। पाई गीत मध्य प्रदेश का, लावड़ी जो है इसको लावड़ी कहा जाता है असल में, ये महाराष्ट्र का है। और मांड गीत जो है ये मांडना, जब माड़ा जाता है मतलब अल्पना बनाई जाती है, खासतौर पे कच्ची मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, तो राजस्थान में इसको गाते हैं। डांडिया रास ये गुजरात का है, और पोवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का है, जबकि खोंगजाम जो है वो मणिपुर का है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जगह पूछी जाती है कि कौन सा नृत्य या कौन सी विधा कहाँ से संबंधित है। भावगीत कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में प्रचलित है, जबकि मांडो जो है वो गोवा में है। कोनालू और कोलाट्टम भी इसको बोलते हैं, दोनों नाम एक ही हैं, आंध्र में प्रचलित है। और असम में टोकरी गीत और बिहू गीत है। मदिगा दप्पू ये आंध्र प्रदेश का है। अन्य जो महत्वपूर्ण लोक संगीत है उसमें सोहर बिहार से संबंधित है, जो कि बच्चे के जन्म मतलब लड़के के जन्म पे गाया जाता है असल में। जिकीर जो है वो असम का है और इस्लामिक शिक्षाओं से इसका संबंध है। यहाँ आप देख रहे हैं जा जिन जा, अच्छा नाम है, अरुणाचल से संबंधित है, विवाह के दौरान इसको गाया जाता है। और नियोगा, ये जो नियोगा है ये असल में अरुणाचल प्रदेश का ये भी है, दोनों, और विवाह समारोह के अंत में इसको गाया जाता है। हिलिये मल्लू नागालैंड का है, नृत्य संगीत है। और न्यूलू ये नागालैंड का है। ये भी देखिए, एक राज्य से संबंधित जो लोक संगीत हैं उनको आप एक साथ पढ़ेंगे तो याद करने में आसानी होगी। तो इसमें हिली मल्लू है, न्यूलू है, हेरेल्यू है और हेकाइलियू है। ठीक है, ये सारा जो है ना ये नागालैंड से संबंधित है। अब इसमें जो न्यूलू है वो किंवदंतियों और मिथकों से संबंधित है। युद्ध गीत जो है उसको हेरेल्यू कहा जाता है, और अपने बारे में अगर आपको कुछ चरित्र चित्रण करना है तो उसके लिए हेकाइलियू है। ये सब जो है नागालैंड के। अब कर्नाटक को देखते हैं। डोलू कुनी था, प्रचलित था, अभी काफ़ी चर्चा में था। तो ये ड्रम नृत्य होता है, ड्रम लेकर लोग बजाते हैं। डोलू नाम का वाद्य यंत्र होता है जो कि असल में ड्रम होता है, और कुरुबा समुदाय के लोग इसको प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा नाट्टू पुरा पाट्टू है, ये तमिलनाडु का है, और इसमें ग्राम लोक संगीत और नगर लोक संगीत का मिश्रण दिखाई देता है। पाला और दसकठिया ये ओडिशा के हैं, धार्मिक स्वभाव के गीत हैं, मतलब धर्म के उद्देश्य से गाए जाते हैं। मंगनियार ये सिकंदर और स्थानीय राजाओं की लड़ाइयों का गीत है, मतलब सिकंदर जो है वो भारत पर हमला करता है, मैसिडोनिया का रूलर रहता है, और जब वो भारत में प्रवेश करता है जो सीमावर्ती राजा थे उससे उसकी भिड़ंत होती है, और उसमें कुछ राजा इसे बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर देते हैं, तो वो लड़ाइयों के गीत दिखाई देते हैं। और जब आप समझ रहे हैं कि ये हमले कहाँ पे हुए थे, उत्तर पश्चिम भारत में हुए थे, तो ये प्रचलित भी वहीं पर है। इसके बाद धाड़ी है, धाड़ी जो है ये पंजाब में है, लड़ाइयों की या वीरता का इसमें गीत गाया जाता है। बसंत गीत जो है ये गढ़वाल उत्तराखंड में है। ठीक है, बसंत पंचमी के उत्सव के दौरान गाया जाता है। बिल्लू पट्टू, ये बिल्लू पट्टू जो है ये तमिलनाडु का है। नाम अच्छे अच्छे हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु ये इसका क्षेत्र है। धार्मिक ये गीत होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है उसको ये दर्शाता है। सुकर के ब्याह, इसमें ये बिहार में होता है, और कहा जाता है कि ब्रह्मांड के जो देवता हैं, देवता मतलब यहाँ पे गुरुओं की बात हो रही है, तो 2 ग्रह हैं, एक तो बृहस्पति हैं, दूसरे शुक्र हैं। अब कहा जाता है कि शुक्र जो है मतलब शुक्राचार्य, वो देवताओं के नहीं बल्कि दानवों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, और बृहस्पति जो है वो देवगुरु हैं। तो दोनों का विवाह मतलब दोनों के बीच में प्रेम, यहाँ पर विवाह का मतलब वो स्त्री पुरुष का विवाह नहीं, दोनों तो पुरुष ही हैं। यहाँ दोनों के बीच का सौहार्द दर्शाया गया है, क्योंकि विद्वान दोनों थे, गुरु दोनों थे, बस ये है कि प्रवृत्तियों का अंतर था। इसके बाद सैकुती जाई, सैकुती जाई जो है ये मिजोरम का है। वीर पुरुषों और शिकारियों के इसमें प्रशस्ति गीत है, प्रशंसा में विरुदावली गाई जाती। और लाई हरिबाईशी मणिपुर का है। लाई हरोबा त्यौहार जो है इसमें मैतेई लोग गाते हैं, और इसमें सनामही धर्म जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद वीरागासे है, ये कर्नाटक का है, और जो दशहरे का जुलूस निकलता है भगवान राम की विजय के मौके पर, तो उसमें इसको गाया जाता है। छकरी, छकरी कहाँ का है, ये कश्मीर का है। परी कथाएं हैं, प्रेम कथाएं, मतलब टोटल फैंटेसी। अब कुछ संगीत के घरानों को देख लेते हैं। तो संगीत के घराने देखने की नौबत किस में आती है, हिंदुस्तानी शैली में आती है। कर्नाटक में ऐसा कोई घराना वगैरह नहीं है। तो देखिए इसमें जो हिंदुस्तानी शैली का संगीत है हमारा, शास्त्रीय संगीत का ही एक टुकड़ा है। ग्वालियर घराना है, और ग्वालियर घराने का शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो नत्थन पीर बख्श हैं। 18वीं ईस्वी में इसको शुरू किया था उन्होंने। ये घराना ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध है, ख्याल गायन किया जाता है, और वास्तव में ये लखनऊ घराने से अलग हुआ है। लखनऊ घराने के कुछ गायक जो हैं इसकी स्थापना करते हैं। गुलाम रसूल, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, मेहदी हुसैन, दीक्षित पंडित जो हैं, बाला गुरु पंडित, पंडित जोशी, बालकृष्ण,
बुआ इचंजलीकर और बन्ने खां पंजाबी, इनायत हुसैन खां, विष्णु पलुष्कर, इस तरह के गायक इसमें बिलोंग करते हैं। ख्याल इसका प्रसिद्ध है, ख्याल का याद रखिएगा। इसके बाद आप देखिए आगरा घराना, इसमें 2 ही गायन है, एक तो ध्रुपद है और दूसरा धमार है, इसके गायक भरे हुए हैं। और आगरा घराने की गायकी के प्रवर्तक हाजी सुजान खां को माना जाता है, जो कि अलख दास के बेटे थे और वो बहुत अच्छे ध्रुपद धमार गाने वाले थे। हाजी सुजान खां को ध्रुपद धमार की शैलियों का एक्सपर्ट माना जाता है। गुलाम अब्बास खां, कल्लन खां और नत्थन खां, इसके अलावा फैयाज खां, ये सारे जो हैं इनका संबंध आगरा घराने से। इसके बाद आता है दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना में मोहम्मद शाह रंगीले, नियामत खां सदारंग, इसके अलावा आप देखें तो फिरोज खां अदारंग इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा तानरस खां है, मियाँ अल्लाह बख्श हैं, उमर खां है, नन्हे खां है, संगी खां है, सम्मन खां है, बुंदू खां है, उस्ताद चांद खां है। तो इस तरह के जो लोग हैं, मतलब संगीतकार हैं, उनका संबंध दिल्ली घराने से। किराना घराना, अब ये वाला जो है इसमें बीनकार है उस्ताद बंदे अली खां, इसके अलावा बेहर वहीद खां हैं, अब्दुल करीम खां हैं, उस्ताद हैदर खां हैं, हीराबाई भी इसमें संबंधित है और सुरेश बाबू हैं। इसके अलावा रोशन आरा बेगम है। यहाँ आप एक एक करके नाम देख रहे हैं। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा किस घराने से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बनता है, ठीक है, तो उसमें आपको घराना पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखिए आरा बेगम है, रज्जब अली हैं, पंडित सवाई गंधर्व गंगूबाई, हंगल पंडित और बासवराज राजगुरु श्रीकांत देशपांडे, भीमसेन जोशी भी इससे बिलोंग करते हैं और उस्ताद अमीर खां हैं, प्रभा अत्रे हैं। इसके अलावा नायक गोपाल, अब्दुल वाहिद खान, ये सारे जो संगीतज्ञ हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। किराना घराना। अल्लादिया घराना, ये अल्लादिया खां के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और केसरबाई केरकर इससे संबंधित हैं। इसके अलावा मोधुबाई कुर्डीकर हैं और शंकर राव सरनाइक हैं। इसके अलावा कुछ किशोरी अमोड़कर, ये भी इससे बिलोंग करते हैं। जयपुर घराना जो है उसमें सांवल खां, रज़ब अली खां, मुशर्रफ खां, मोहसिन खां, जमालुद्दीन खां, अब्दुल अजीज़ खां, इस तरह के लोग हैं। पटियाला घराने में प्रवर्तक के तौर पे अगर हम देखें तो अली बख्श खां का नाम आता है। उसके बाद बड़े फ़तेह अली खां हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और आप जानते हैं जो फिल्म बनी थी मुगले आज़म, तो उसमें बड़े गुलाम अली खां को ही लिया गया था तानसेन का किरदार निभाने के लिए और बड़ी मिन्नत करने के बाद वो तैयार होते हैं, मतलब आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तानसेन जैसा जो मूर्धन्य संगीतकार है उसका चित्रण करने के लिए जो निर्देशक मतलब निर्माता रहते हैं वो इन्हीं को चुनते हैं और बहुत ज़्यादा मिन्नत करने के बाद ही तैयार होते हैं। तो अंतिम में आप देखेंगे मुगले आजम में इन्हीं के द्वारा, और इन्होंने गाया है, असल में गाया है। इसके बाद बनारस घराने को देखें आप, ठीक है, तो बनारस घराने में पंडित राजन साजन है, भाई लोग हैं, और उसके अलावा श्रीमती गिरजा देवी, ये लोग प्रतिनिधि हैं। उसके अतिरिक्त आप ये जान लीजिए कि बनारस घराना एक ऐसा घराना है जिसमें कि मिक्स फॉर्मेट हमें दिखता है। न सिर्फ ख्याल है, न सिर्फ टप्पा है, न सिर्फ ठुमरी है, न सिर्फ ध्रुपद है, न सिर्फ धमार है और न सिर्फ तराना है, बल्कि सब है मतलब सबके कुछ न कुछ जो अंश हैं वो दिखाई देते हैं। और इसमें जो संगीतकार हैं उसमें पन्नालाल मिश्र हैं, छन्नू मिश्रा हैं, गुरु प्रसाद हैं, सितारा देवी हैं, किशन महाराज, गुदई महाराज, जिन्हें समता प्रसाद मिश्र कहा जाता है, मतलब असल नाम उनका समता प्रसाद है, मोतीबाई, रसूलन बाई सिद्धेश्वरी, ये सारे लोग हैं। और भी हैं, मतलब जो मुख्य हैं उनके नाम दिए। अच्छा, भिंडी बाजार को देख लीजिए। भिंडी बाजार घराना में छज्जू खां, नाजिर खां और खादिस हुसैन खां ये इसको इस्टेब्लिश करते हैं। अब जो पुतली कला शैली है उसको देख लेते हैं। पुतली का मतलब यहाँ पे कठपुतली से है, काठ की पुतलियाँ, तो ये भी अलग अलग वेराइटी की होती है। वैसे अगर देखा जाए तो कठपुतली जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी पपेट आप उसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये जो कठपुतली शब्द है ये आया है राजस्थान से। शुरुआत राजस्थान से ही हुई है। बाद में ये कला जो है ना ये भारत के दक्षिणी हिस्सों में और तमाम जो एरिया है वहाँ फैल जाती है। तो कठपुतली जो हम लोग कहते हैं वो राजस्थान की है। इसके अलावा उसी का जो दक्षिणी वर्जन है उसमें एक है कुंढेई, तो कुंढेई ये उड़ीसा की है। और गोम्बे एट्टा या गोम्बा एट्टा इसको कहा जाता है, ये कर्नाटक की है। और बॉम्बे लट्टा जो है ये तमिलनाडु की है। ये नाम है, कठपुतलियों के ही नाम है। अब ये तो धागा कठपुतलियाँ होती हैं, मतलब ये जो चार आपने देखा ना, ये थ्रेड उनमें बंधा हुआ होता है और पर्दे के पीछे जो कुशल कलाकार हैं वो बैठे रहते हैं और मंच पे कठपुतलियाँ ही दिखाई देती हैं। अब धागा खींचकर उनसे मनचाहा एक्टिंग करवा लिया जाता है और पीछे से संगीत बजता है, संवाद होता है, तो लोग उसको रुचि लेकर देखते हैं। इसके बाद छाया कठपुतली, इसमें शैडो से काम लिया जाता है। तो इस तरह की जो कठपुतलियाँ हैं वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में है। इसमें कर्नाटक, आंध्र और उड़ीसा में प्रचलित है। ये तोंगलू गोम्बेट्टा है, तोलू गोम्बेट्टा है, माफ़ कीजिए, तोलू बोम्मा लट्टा है और रावण छाया है। रावण छाया भी काफ़ी प्रचलित थी। तो ये आप देख रहे हैं छाया कठपुतली है। इसके बाद छड़ कठपुतली को आप देख लीजिए। ये पुतुल नाच के नाम से जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है वहाँ पे प्रचलित है और यमपुरी ये बिहार में कहा जाता है। इसके बाद दस्ताना कठपुतली भी एक होती है, मतलब उसको हाथ में पहन लेते हैं और हाथ की अंगुलियों का मूवमेंट करके उन्हें एक्टिंग कराई जाती है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो इसमें पवा कुत्थू है जो कि केरल में प्रचलित है और इतना ही है। बाकी और भी है, देखिए जो ये ग्लब पपेट होती है ना, इसमें और भी आती हैं, लेकिन विशेष रूप से ये केरल की विधा है, तो केरल से ही इसका जन्म हुआ था। पावा कुत्थू को आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बार फिर से आ गया है। भारत से बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन चले हैं, ये आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ हमने भारत में रहकर लड़ी।
जो बाहरी स्तर था, बाहरी मोर्चे से थे, वहाँ से भी भरपूर दबाव बनाने के प्रयास किए गए और वो सफल भी होते हैं। ब्रिटिश जो है ना वो कांपने लगते हैं, बाहर से भी उनको प्रेशर बढ़ जाता है और अंदर तो हो ही रहा था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा के सौजन्य से। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नाम की प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा था और 1909 का जो समय था उसमें मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, ऐसा आप देख रहे हैं। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा और RS राणा, इन्होंने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। राष्ट्रीय ध्वज का चित्रांकन किया गया, उसमें कमल के फूल बने हुए थे, मतलब वो पहला ध्वज था और उसको डिजाइन किया था भीकाजी कामा ने। इसके बाद देखिए यहाँ से वंदे मातरम नाम का समाचार पत्र निकालने का भी प्रयास किया गया, जो कि ज़्यादा सफल तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कोशिश थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी ला दी और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इस आंदोलन में, मतलब जो बाहरी आंदोलन थे उसमें एक मेन लीडर हुआ करते थे। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाला हरदयाल, रामचंद्र भावन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला खां, भाई परमानंद, इन्होंने गदर पार्टी को आकार दिया। अब गदर कार्यक्रम को देख लेते हैं, ये था क्या। तो सरकारी अधिकारियों को मार डालो, विशेष रूप से उन्हें मार डालो जो कि क्रांतिकारियों को मरवाना चाहते हैं, और क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करो। उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों से संबंधित है गदर। इसके बाद आप देखें, और वैसे भी गदर जो शब्द है ना, ये उग्र होता ही है। गदर कभी भी शांत नहीं होता है, ये विद्रोह होता है, बगावत होती है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं विदेशों में पदस्थापित जो भारतीय सेना है उसके साथ मिलकर काम करना, क्योंकि पहले जो भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिशों के दल में भर्ती होते थे और ब्रिटिश उनको मनचाहे तरीके से इस्तेमाल करते थे। बाद में जब वो कहीं पर युद्ध बंदी हो जाते थे तो उन्हें छोड़ देते थे मरने के लिए। तो उन युद्ध बंदियों को और इस तरह के जो भटके हुए भारतीय सैनिक हैं उनको इकट्ठा करना और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करना। इसके अलावा ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जितनी भी उसकी कॉलोनीज हैं, वहां पर जा जाकर उन्हें उकसाना ताकि वो बगावत करें और ब्रिटेन कमजोर हो, क्योंकि ये जो कॉलोनीज थी यहीं से तो वो एक्सप्लोटेशन करता था, मतलब शोषण करता था। पहला विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो उसके साथ कामागाटा मारू प्रकरण होता है, वो जहाज वाला जो प्रकरण था। ये घटना थी सितंबर 1914 की, और वहां से गदर पार्टी की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कामागाटा मारू में झेलना पड़ता है भारतीयों को, खासतौर पर भारतीय जो व्यवसायी थे। और 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन विश्वासघात होता है, यहाँ भी भेदिए रहते हैं और ये योजना असफल हो जाती है। तो ये समस्या थी, अपने देश की ही नहीं अपने देश के लोगों की भी दिक्कत थी कि कुछ तो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे क्योंकि उनका फायदा था, और बाकी जो थे वो अपनी जान देने को उतारू रहते थे अपनी देशभक्ति में। तो ऐसे में जान देने वाले ही पिसते थे, जो तलवे चाटने वाले हैं वो भेद लगा देते थे। अब इसके बाद आप देखें, गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया था। भारत रक्षा अधिनियम, इन्हें रखना चाहिए था नाम ब्रिटिश रक्षा अधिनियम, क्योंकि इन्हें तो अपनी रक्षा करनी थी, ये भारतीयों से भारत को बचा रहे थे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यूरोप में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की, और यूरोप में जो भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादी थे, अब यहाँ यह आतंकवादी शब्द अंग्रेजों ने दिया है, ठीक है, वो क्रांतिकारियों को आतंकवादी ही कहा करते थे। तो ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी ये विश्व के कई भागों में, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ फैली, तो बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल तक फैल गई, वहां भी क्रांतिकारी मिशन भेजे गए, मतलब पूरा चौतरफा दबाव बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915, ये याद रखिएगा कि ये पहले विश्व युद्ध का दौर है, मतलब हलचल वैसे भी विश्व में हो रही थी और उस हलचल का ये बाहरी क्रांतिकारी लाभ उठाना चाह रहे थे ताकि इसी का लाभ लेकर ब्रिटिशों को खदेड़ा जा सके। तो अब आप देखें कि सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की जो 5वीं लाइट इन्फेंट्री थी और 36वीं सिख बटालियन, यहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, और दिक्कत ये हुई कि विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। अब मैडम भीकाजी कामा को एक बार देखने की आवश्यकता है। तो देखिए, 24 सितंबर 1861 को ये पैदा हुई थी। नाम से आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि ये पारसी थी। सोराब जी प्रेम जी पटेल इनके पिता थे, और इनका विवाह हुआ था रुस्तम KR कामा से, ठीक है। कामा इनकी जो टाइटल है वो पति की टाइटल है, और ये वकील और सोशल वर्कर थे, और पति का प्रभाव प्लस पिता का प्रभाव ज़्यादा था इनके ऊपर। तो मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की थी, मतलब पहले ये दादा भाई नौरोजी से जुड़ती हैं, उदारवादी नेता थे। और भीकाजी कामा ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। देखिए, दादा भाई नौरोजी से वो प्रेरित तो थी, लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का ये समर्थन करती थी। यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन उन्होंने किया, और 1907 में स्टुटगार्ड, और ये स्टुटगार्ड है कहाँ पे, जर्मनी में है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जहाँ इन्होंने पहली भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी की डिजाइन इन्होंने स्वयं
तैयार की थी। मतलब मेन जो योगदान था वो इन्हीं का था। बाकी बीडी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ इसको संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया गया था। तो बहती गंगा में लोग हाथ धोते हैं, मतलब क्रेडिट लेते हैं, लेकिन डिज़ाइन करने का जो श्रेय है वो विशेष रूप से इन्हीं को था। बाकी सावरकर जी के द्वारा और श्याम जी के द्वारा इसको सलाह दी गई थी कि ऐसा बनाइए। अब आगे चलते हैं। देखिए भारतीय क्रांति की माता के रूप में इन्हें विख्यात किया गया है। ध्वज का निर्माण इन्होंने किया, गतिविधियों का संचालन किया। मैडम बीकाजी कामा, एम बरकतुल्लाह और वीवीएस अय्यर, इसके अलावा एमएन राय, ये सब क्रांतिकारी हैं और विदेशों से ये भारतीय स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। अच्छा, अब कामागाटा मारू काफ़ी फेमस है। देखिए एक जहाज था, जापानी जहाज था, जिसको कि किराए पर लिया था गुरदीप सिंह ने, जो कि भारत के एक व्यापारी थे। और ये समय था पहले विश्व युद्ध का। मतलब दुनिया भर के देश जो है वो पहले से ही परेशान थे, तो किसी को भी ऐसे ही वो अपनी सीमा में नहीं आने जाने दे सकते थे। खासतौर पे भारतीयों के संदर्भ में तो दिक्कतें थी। तो इसमें आप देखें कि हांगकांग से कनाडा तक इन्हें यात्रा करनी थी। मतलब हांगकांग से ये चले थे, जापान से इसको उधार लिया था और वहाँ से ये कनाडा पहुँचने वाले थे। ये पानी का जहाज था। 376 यात्री इसमें थे। और जब ये कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान करता है तो वहाँ पर तट पर पहुँचने के बाद जो कनाडा की पुलिस रहती है, इसने भारतीय यात्रियों को घेर लिया और अपने देश में प्रवेश करने से रोक दिया। अब ये दिक्कत है। यहाँ यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, यानी जो तटीय, शोर का मतलब यहाँ हल्ला गुल्ला से नहीं है, शोर का मतलब वो अंग्रेजी वाला शोर है, मतलब तट से बात हो रही है। तो तटीय समिति का गठन हुआ और अमेरिका में रह रहे भारतीय, जिसमें कि भगवान सिंह हैं, इसके अलावा बरकतुल्लाह है, रामचंद्र हैं और सोहन सिंह हैं, इन्होंने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। अब कामागाटा मारू वहाँ से रवाना हो गया क्योंकि वहाँ पे घुसने नहीं दिया गया। तो ये पहुँचता है कोलकाता, यानी अपने देश लौट आता है। और विकल्प ही क्या था, तो बजबज ये बंदरगाह है, कोलकाता का है, तो वहाँ पर ये पहुँचता है। और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इतना लंबा सफ़र यात्री किए रहते हैं और इतना उन्हें बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है कि वो गुस्से में रहते हैं। जैसे ही नीचे उतरते हैं पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं और जब पुलिस के साथ भिड़ते हैं तो पुलिस उतनी ही बेरहमी से पेश आती है और ऐसे में गोलियां चलती हैं। 18 यात्री मारे जाते हैं और करीब 202 को जेल में ठूंस दिया जाता है। मतलब उनका बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब रास बिहारी बोस जापान में रहने वाले एक भारतीय नागरिक थे और इन्होंने भारत की राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए टोक्यो में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो सम्मेलन था ये 28 से लेकर 30 मार्च 1942 में होता है, ये बाद वाला समय। और इसमें खास बात यह है कि नेताजी को आमंत्रित किया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया जाता है। और रास बिहारी घोष ने इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी और यही बाद में आज़ाद हिंद फौज का रूप धारण कर लेती है, तो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का एक और सेगमेंट यहाँ आ गया है। इससे पीछे वाले वीडियो में भी हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कवर किए हैं। यहाँ देखिए, घूस लेने वाला जो है उसको घूसखोर कहा जाता है। ये शब्द होते हैं जो कि एक लंबे वाक्य को समेटने की ताब रखते हैं। घास छीलने वाला घसियारा होता है। घुलने योग्य जो पदार्थ है उसको घुलनशील कहा जाता है। ठीक है, विलेय और विलयन आपने पढ़ा होगा। और बहुत सी घटनाओं का जब सिलसिला शुरू हो जाता है तो इसको हम कहते हैं घटनाक्रम या फिर घटनावली। अब देखिए, जिसको देखकर घृणा उत्पन्न हो वो घृणित होता है और घृणा करने योग्य जो है उसको घृण्य कहा जाता है, घृणा के योग्य या फिर घृणास्पद भी कह सकते हैं। इसके बाद जिसकी घोषणा की गई हो वो घोषित होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के घरों में फूट डालता है उसको हम क्या कहते हैं? घर फोड़वा कहते हैं। अच्छा, अपने मन में भावों को गुप्त रखने वाला जो है वो घुइसाह कहा जाता है गांव में, और इसको कहते हैं घुन्ना। इसके बाद देखिए, घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला जो ब्राह्मण होता है उसको घाटिया कहा जाता है। ये जो ब्राह्मण है ये घाटों पर बैठे होते हैं। आप बनारस में जो गंगा घाट है वहाँ जाइए तो ऐसे घाटी है आपको मिल जाएंगे, छाता लगा के उसी की छाया में, मतलब एक छतरी होती है उसी के नीचे बैठे रहते हैं। कंघी, तिलक और जितना भी दैनिक नहाने के बाद इस्तेमाल होने वाला सामान है, लोग टीका लगाते हैं, कंघी करते हैं, मुंह देखते हैं, तो वो सारा सामान लेकर ये बैठे रहते हैं। और लोग इनके पास अपने कपड़े भी अगर सुपुर्द करके जाएं तो उसकी भी देखरेख करते हैं। और वापस आके लोग अपना सामान लेते हैं, यहाँ से तिलक लगवाते हैं, अपना मुंह वगैरह देखते हैं और इन्हें दान देकर जाते हैं। इसके बाद आप देखें, थोड़ी सी जगह में अगर ज़्यादा आदमी या ज़्यादा चीज़ों को ठूस दिया जाए तो इसको कहते हैं घिचपिच। और घेराबंदी का मतलब यह है कि आप चारों ओर से उसे घेर रहे हैं, किसी चीज़ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चैतन्य स्वरूप की माया है तो उसको चिरद्विविलास कहेंगे, ये आप देख रहे हैं। और रोगियों की चिकित्सा का जो स्थान है उसको चिकित्सालय कहा जाता है। चूहों को फंसाने के लिए हम लोग चूहेदानी इस्तेमाल करते हैं। करुण स्वर में अगर कोई चिल्ला रहा है तो हम कहते हैं कि चीत्कार कर रहा है। और चौथे दिन आने वाला जो ज्वर होता है उसको चौथिया कहते हैं। और तीसरे दिन अगर रिपीट कर दे, मतलब 4 दिन पर रिपीट करता है तो चौथिया होता है। आजकल ऐसे ज्वरों का अस्तित्व खत्म हो गया है। आजकल तो डिफरेंट टाइप के डेंजरस वायरस जनरेट हो गए हैं, तो ऐसे में इन वायरस जो सामान्य बुखार है इनकी क्या ताब है। तो चौथिया और तिजरा ये खत्म हो गया है। तीसरे दिन आता था तो उसको तिजरा कहते थे। और मियादी बुखार टाइफाइड को कहा जाता था, जो कि 15 दिन तक लोगों को हिलाता था और उसके बाद लोग गंजे हो जाते थे उनके सिर के सारे बाल झड़ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अपनी दवाओं का आविष्कार हो गया है। फिलहाल चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ अनेक मार्ग आकर मिलते हैं या जहाँ से अनेक मार्ग निकलते हैं
तो वो अनेका मार्ग कहा जाता है। और अगर 4 मार्ग निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई एक फिक्स जगह है, वहाँ से 4 रास्ते निकल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे चौराहा। ऐसे चौराहे आपने शहरों में देखे होंगे, यहाँ ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल होता है। अच्छा, बरसात के 4 महीने जो है उसको चौमासा कहा जाता है, चातुर्मास भी बोलते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके वो चिकित्स्य होता है। अच्छा, जो वस्तु एक स्थान पर न रहे वो चल होती है, और अगर एक स्थान पर रहे तो अचल होती है। सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती होता है, और जो जीव चलने वाले हैं उन्हें चर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र हो वो चक्रधारी होता है, और अगर चक्र सुदर्शन हो, मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है, तो उन्हें सुदर्शनधारी कहा जाता है। इसके बाद आप देखें, जिसका चिंतन, और वैसे भी चक्रधारी के तौर पे एक ही छवि दिमाग में आती है, जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहा जाता है। और आंखों को भाने वाला या अच्छा लगने वाला जो है वो चक्षुष्य होता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक है, और चित्त को चुराने वाला चित्चोर होता है। चिरकाल तक अगर कोई जीवित रहे तो चिरंजीवी होता है। चिरकाल तक अगर बना रहे तो चिरस्थायी होता है। और जो हमेशा चला आ रहा हो या पुराने समय से लगातार चला आ रहा हो उसको शाश्वत कहते हैं या फिर चिरंतन कहते हैं। अब जरा सा इस टेबल का मतलब कॉलम का जो ऊपरी हिस्सा है च वाला, उसको देख लेते हैं। जिस देवता की 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज है, जिसके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद है, चौपाया भी हम लोग बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है वो चंद्रशेखर है, अर्थात भगवान शिव। जो चक्र को धारण करे वो चक्रधर है। कमल के समान सुंदर चरण है तो उन्हें चरण कमल कहा जाता है। चरण कमल हम किसी के लिए भी, मतलब जो आदरणीय व्यक्ति है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वह मास जो कि चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वो चांद्रमास होता है। चीते का पेड़ यानी चित्रक का पेड़, चित्रक एक औषधीय पौधा होता है, वृक्ष होता है असल में, और इसकी जो छाल होती है उसको कूट कर बटी बनाई जाती है, मतलब चित्रकादि बटी उसको कहा जाता है। तो आंतों से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है, या आंतों का बुखार आपको छोड़ नहीं रहा है, या आंतों में किसी तरह का आपको टीबी का संक्रमण हो गया है, तो उसमें चित्रक का सेवन किया जाता है। ठीक है, तो ये चित्रक का पेड़, इसको यहाँ आप देख रहे हैं, इसे आग्रमास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये शब्द नहीं दिया है, आग्रमास इसको बोलते हैं। और जो चर्चा का विषय है उसको चर्चित कहते हैं। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला चाटुकार होता है, और किसी वस्तु का जो चौथा भाग है उसको चतुर्थांश कहा जाता है। इसी क्रम में आप देखें कि किसी माह के पक्ष की जो चौथी तिथि होती है उसको चतुर्थी कहते हैं, और मास के किसी पक्ष की जो 14वीं तिथि है उसको चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है, चतुर्दश मतलब 14। ऐसा काव्य जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हों तो उसको कहते हैं चंपू। और जो कपड़ा बहुत ज़्यादा फट गया है उसको कहते हैं कि चिथड़े उड़ गए हैं, तो चिथड़ा बोलते हैं। चीवर भी बोल सकते हैं। जो चीन में बना हुआ रेशमी कपड़ा है उसको चीनांशुक कहते हैं, चाइनीज माल। और जो अपने स्थान पर, मतलब अपने निश्चित स्थान से दिग गया हो, यानी वहाँ से हट गया हो, तो उसको कहते हैं च्युत। और किसी को चेतावनी देने के लिए, अब यहाँ चेतावनी शब्द है, तो किसी को चेताने के लिए, मतलब सतर्क करने के लिए जो बात कही जाती है उसको कहा जाता है चेतावनी। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल समाप्त होता है। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।